हाँ तो प्यारे बच्चों, आपके लिए आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं वो सारा साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बाबू आप लोग एकदम तैयार हो जाइए और आप ये समझ लीजिए कि आपके भी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बाबू। और इस वीडियो में मात्र हम आपके लिए 69 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, और वो 69 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाबू जो आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम वो सारा क्वेश्चन लाए जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप समझ सकते हैं जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो इस बार भी पूछा जाएगा। आप लोग बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा, कहीं स्किप मत कीजिएगा। और हम पूरा आपका जो है हर डाउट को क्लियर करते हुए चलेंगे और पूरा डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, कहता है हीलियम, है ना, हीलियम जो है कैसा तत्व है। तो बाबू हीलियम जो तत्व है वो आपका अक्रिय तत्व है ना, अक्रिय तत्व है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, अक्रिय तत्व यानी अक्रिय गैस उन गैसों को कहते हैं जो साधारणतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती है तथा सदा मुक्त अवस्था में रहती है ना। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में बाबू ये सब जो होता है ना, हीलियम जो हुआ आपका, है ना, जैसे इसमें आपका जो अक्रिय गैसों की संख्या हम कह दें, तो अगर आपसे पूछ दिया भी जाए कि अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है तो हम कहेंगे 6। और बाबू सिर्फ एक हीलियम नहीं, हीलियम के साथ साथ आपको कई अक्रिय तत्व को याद कर लेना है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, नियॉन हो जाएगा आपका अक्रिय, आर्गन हो जाएगा बाबू, क्रिप्टन हो जाएगा, जेनॉन हो जाएगा, रेडॉन हो जाएगा। यानी ये सब जो है बाबू ये आपका अक्रिय गैस है यानी अक्रिय तत्व है। चलिए, इसी के साथ आपको एक और प्रश्न आ सकता है आपसे, कभी पूछ दे आपसे, है ना, यानी अक्रिय गैस को और एक नाम दे दे, है ना, इसको बाबू एक नाम और बोला जाता है, याद रखिएगा, उत्कृष्ट गैस या फिर नोबल गैस, है ना। अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस, ये सब जो होता है बाबू आपका इसी को बोला जाता है। आप लोग 6 को एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है। तो जल में बाबू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात कितना है, तो वो हो जाएगा आपका 2:1। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हम लाए हैं आपके लिए बाबू। आप वीडियो को पूरा एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो आवर्त सारणी में आवर्त का बात कर दे बाबू तो वो आपका कितना है, 7 है ना। कितना आवर्त है आपका, 7 है। बहुत बढ़िया, एकदम आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, एकदम आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलिका, है ना, सिलिका क्या है। तो आपको पता होगा सिलिका, है ना, तो सिलिका जो है ना बाबू एक आपका क्या है, उपधातु है। क्या है, उपधातु है। लेकिन आप सिर्फ एक सिलिका को ही मत याद रखिएगा, इसके साथ साथ आपसे अगर बोल दे सिलिकॉन, है ना, बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सभी जो है बाबू उपधातु है ना। आप सभी को याद कर लीजिएगा। बोरॉन भी पूछे, है ना, अगला जो है आपसे जर्मेनियम पूछे, आर्सेनिक पूछे, एंटीमनी पूछे, सारा का सारा बाबू वो आपका क्या है, उपधातु है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है डायनवो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनवो से बाबू किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दृष्ट धारा प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। देखिए बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, और एकदम आप जान लीजिए कि आपके समय में भी और आपके 2024 मैट्रिक एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होगा, है ना, या उपयोग किया जाता है। तो बताइए दाढ़ी बनाने में जो दर्पण प्रयोग होता है बाबू, ये उपयोग होता है, वो कौन सा दर्पण होता है, वो आपका अवतल दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण जो है बाबू ये गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार आपसे पूछा जाता है। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकृति में बाबू ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, है ना, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। कहता है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो बाबू 4 कोष्ठक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुद समझ सकते हैं, आप लोग समझदार हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस जल है ना, किस तरह के जल में रहता है, ये सारा का सारा बाबू वही क्वेश्चन हम लाए हैं जो बार बार बिहार बोर्ड जो है एकदम पूछते ही रहते हैं, है ना। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस जल में रहता है, तो किस जल में रहता है बाबू, वो साफ जल में रहता है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन जो होता है बाबू वो किस विधि से होता है, वो आपका मुकुलन विधि से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो बाबू इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर जो होगा बाबू, निम्न में से कौन सी है ना धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से काटने वाले धातु देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा सोडियम, है ना बाबू। अगर सोडियम नहीं रहा तो आपके सामने लिथियम होगा, आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12, कहता है हीरा किस तत्व का अपरूप है। तो हीरा किस तत्व का अपरूप है बाबू, तो हीरा जो है ना आपका कार्बन का अपरूप है। इसी में आपका एक कार्बन का अपरूप और पूछ सकता है बाबू, ग्रेफाइट, आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है, मनुष्य में चीनी है ना, मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक है। तो बताइए मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक है बाबू। तो आप लोग पढ़े होंगे, है ना, ये आपका क्या होने वाला है, इंसुलिन हो जाएगा, है ना, इंसुलिन। ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कह रहा है, मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो बाबू गुणसूत्रों की संख्या बताना है, तो गुणसूत्रों की संख्या का अगर बात कर ले तो ये 46, अगर जोड़ा में पूछे बाबू तो आप लोग याद रख लीजिएगा 23 जोड़ा, है ना। चलिए और बाबू इस गुणसूत्र पे और क्वेश्चन आता है आपका, याद रख लीजिएगा, है ना। मनुष्य में यानी मानव यानी कह सकते हैं पुरुष में गुणसूत्र जो होता है क्या पाया जाता है, तब पुरुष में बाबू एक्स वाई, ये भी आप याद रख लीजिएगा। स्त्री में गुणसूत्र जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, तो एक्स एक्स पाया जाता है। इसी गुणसूत्र पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है ना, यानी कितने जोड़ा जो होता है समान होता है। तो बाबू 22 जोड़ा जो होता है क्या होता है, समान होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कहता है अष्टपष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो अष्टपष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, तो अष्टपष्ट देखने के लिए न्यूनतम कम से कम का अगर दूरी आपको पूछे तो वो 25 सेंटीमीटर होगा। लेकिन इसी जगह पे बाबू है ना अष्टपष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अगर बोल दे तो वहां आपको अनंत बताना है ना। चलिए आगे जो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16, बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है। तो बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है बाबू, तो उसका जो होता है प्रमुख घटक वो आपका मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, याद रख लीजिएगा। और प्रकाश के परावर्तन का भी पूछे तो उसमें भी आपको 2 नियम बताना है। दोनों बाबू एकदम बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कर रहा है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो बताइए इसमें से कौन सा है जो लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो बाबू आपका क्या है, मिट्टी है ना, क्या है, मिट्टी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 19, अम्ल नीले लिटमस को डैश कर देता है। तो अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, तो नीले लिटमस को लाल कर देता है। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन यहां से और पूछा जा सकता है आपसे, क्षार लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्षार का काम है लाल को नीला करना और अम्ल का काम है ना ये नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है। दोनों बाबू एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम बाबू आप लोग ध्यान में, और एकदम आप लोग इसको रट जाइए और समझ करके जैसे हो आप इसको याद कर लीजिए, आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है बाबू? उत्तल लेंस का होता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है ना। यहां से देखिए दो तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एक उत्तल लेंस होता है, तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है, सभी जगह समान मोटाई, ये तो नहीं होगा बाबू, है ना, ये नहीं होगा। कहता बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, यानी बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, तो ये आपका जो होता है ना, ये आपका अवतल होता है ना, ये आपका क्या होता है, अवतल होता है, याद रख लीजिएगा, है ना। बीच की अपेक्षा किनारे में जो मोटा होता है वो आपका अवतल होता है। देखिए किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, यही आपका उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर सी, दोनों तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा वो आपका उत्तल होता है, और बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा वो आपका अवतल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 आ गया आपके सामने। कहा जा रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो बताइए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, कैसा होता है बाबू? वो काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 24। कहा जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है बाबू, है ना, कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है ना। कैसा होता है? सीधा होता है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बाबू? उसको हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक, है ना, यानी योगी हो गया है यहाँ, यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजी यौगिक, है ना, वैद्युत संयोजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहता है सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है बाबू, वो कैसा होता है? श्वेत होता है ना, कैसा होता है? श्वेत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि हम कौन सा क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, है ना। कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो कूटपाद किसमें पाया जाता है बाबू? तो वो आपका अमीबा में पाया जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य में वृकक संबंधित है, तो मनुष्य में वृकक संबंधित है किससे है बाबू? उत्सर्जन से है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है, कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो किससे बाहर निकलता है बाबू? किससे? जल से, है ना, जल से। ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो देखिए आपको ऑप्शन ही कुछ अलग दिख रहा होगा, ये एक आपका क्षारक देता है, ऑप्शन नंबर डी में है ना, 13 देख सकते हैं आप लोग, है ना। यहाँ बाबू आप एकदम याद रख लीजिएगा, 7 से ज्यादा वो आपका क्षारक ही देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, है ना, और यहाँ से क्वेश्चन आपको और याद रख लेना होगा, ये 7 जो देख रहे हैं ना, ये आपका उदासीन होता है, ये आपका क्या होता है? उदासीन होता है। और 7 से कम अगर पूछ दे आपसे तो वहां बाबू अम्लीय बताना है, इसको भी आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है,
तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, हम अभी जस्ट आपको ऊपर बताए थे, कितना होता है, 7 होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 33। विभांतर का एसआई मात्रक होता है, तो विभांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, याद रख लीजिएगा, है ना। विद्युत धारा का पूछे तो वो आपको एम्पियर बताना है ना। आवेश का पूछे तो वो आपका कुलाम होता है ना। अगर ओम बाबू बात हो तो ओम किसका एसआई मात्रक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। आप लोग सबको याद कर लीजिएगा, है ना। प्रतिरोध का पूछे तो आपको ओम बताना है, याद कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ना बाबू वो आपका हो जाएगा यूरेनियम, है ना, यूरेनियम। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है फूल में नर प्रजनन अंग होता है, तो फूल में नर प्रजनन अंग होता है, तो वो कौन सा होता है, पुंकेसर होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। विद्युत बल्ब का तनु बना होता है, तो विद्युत बल्ब का तनु बना होता है, किससे बना होता है, टंगस्टन का होता है ना। किसका बना होता है, टंगस्टन का। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 37। कहा जाता है एक स्वस्थ आंख की अधिकतम दूर बिंदु होता है, तो अधिकतम दूर बिंदु पूछ दिया आपसे तो वो आपका हो जाएगा अनंत। स्वस्थ आंख के लिए अगर निकट बिंदु पूछता तो आपको बताना होता है ना, कितना, 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग। पता है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा आपका ब्रोमीन, है ना, ब्रोमीन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है आप लोगों को। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे, तो उपभोक्ता के श्रेणी में, है ना, जो दूसरे पर देखिए ये जंगली जानवर को, जंगली जानवर को। चलिए इसको, बाकी आपको हर चीज देखिए, हरे पौधे, है ना, फूल के और यानी फूल और पत्ते, ये सब बाबू ये उपभोक्ता नहीं, यानी किस पर, ये किसी पर आश्रित नहीं हो सकता। जंगली जानवर को अगर आप रख लेते हैं ये उपभोक्ता होता है, बाकी सब अपने आप कर लेते हैं भोजन। आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है कवक में पोषण की कौन विधि, है ना, कवक में पोषण की विधि कौन सी है, तो कवक में जो पोषण की विधि होती है बाबू याद कर लीजिएगा, मृतजीवी पोषण। हरे पौधे में जो होता है वो स्वपोषी होता है, याद कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में जो डायलिसिस थैली होता है वो क्या है बाबू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं ना, नेफ्रॉन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखिए आपका आ गया है 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपका नाइक्रोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आगे देखिए आपके सामने आ गया है, कहता है किसी वस्तु का, है ना, प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है ना, आंख के जिस भाग पर पड़ता है बाबू, और जो प्रतिबिंब बनता है तो देखिए किस भाग पर पड़ने पर, वो आपका भाग और रेटिना कहलाता है, क्या कहलाता है, रेटिना, याद रख लीजिएगा, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 44 में जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, निकट वाले को साफ नहीं देख पाता है तो उसमें दोष, कौन सा दोष बोला जाता है बाबू, है ना, दूरदृष्टि दोष। कौन दोष, दूरदृष्टि दोष। एकदम आप अपोजिट उल्टा ही याद रखें, आपको आसानी होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं,
तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर बोलते हैं, है ना, सोल्डर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो किसने लिखी है बाबू? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना, चार्ल्स डार्विन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्लोरीन की संयोजकता क्या है? तो क्लोरीन की संयोजकता क्या है? तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होता है बाबू। अगर आप संयोजकता निकालेंगे तो वो आपका कितना आएगा? देख लीजिए इसमें आपको दो चीज दिख रहा होगा, है ना, तो ये आपका जो है ना देखिए एक एक दिया हुआ है, एक -1 दिया हुआ है। तो क्लोरीन जो होता है 17 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते होंगे तो कैसे निकालते हैं? 2 8 7, तो एक इलेक्ट्रॉन ले करके ये आपका जो है अपना संयोजकता पूरा करता है। तो ऐसे कंडीशन में तो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48। कहा जाता है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना है बाबू? 0.03%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बाबू संगमरमर का रासायनिक सूत्र देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में है CaCO3। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है ना, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इस विलयन का पीएच मान संभवतः होगा। इसको हम पीछे भी बताए थे आपको, है ना, कितना होगा बाबू, है ना। चलिए नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा फटाफट, है ना, नीले को लाल कर देता है। चलिए चलिए कोई बात ना है, हम ही बताते हैं वो क्या होगा आपका 5 हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कहता है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग, है ना, उपयोग से या उपयोग करके मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो बताइए कौन सा दर्पण जो डॉक्टर लोग दर्पण का प्रयोग करते हैं, कौन सा दर्पण जो मरीज का दिखता है, नाक कान गले आदि इत्यादि की जांच जो होता है उसमें जो दर्पण होता है बाबू वो दर्पण बताना है आपको। तो वहां जो दर्पण होता है वो आपका अवतल दर्पण होता है ना, इससे बड़ा आकार का दिखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण है क्वेश्चन नंबर 52 अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बाबू, है ना, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम आपके लिए दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बाबू आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन सा होता है बाबू? कौन सा दर्पण होता है उसमें? तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह में जो होता है वो आपका अवतल दर्पण होता है। आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए क्या है, कह रहा है लघुपथ सॉरी चलिए 1 मिनट थोड़ा, हाँ, लघु सॉरी परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है बाबू? तो वो आपका एमीटर होता है ना, एमीटर होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ओजोन परत पर पाई जाती है। तो ओजोन परत पर पाई जाती है, क्या पाई जाती है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है ना, स्ट्रेटोस्फियर, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है दिए गए उदाहरण में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो दिए गए उदाहरण में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? मौसम का बदलना, है ना, मौसम का बदलना ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। बाकी ये देखिए आपका खाना का पचना, है ना, पकना या पचना, देखिए फल सब्जियों का सड़ना, लोहे पर जंग लगना, ये सब बाबू जो है ना ये आपका रासायनिक अभिक्रिया का, है ना, उदाहरण है। बाकी मौसम का बदलना ये कब बदलेगा कब ठीक हो जाएगा, ये बदल गया तो ठीक भी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है
क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए क्या कह रहा है। तथा रासायनिक अभिक्रिया का निरीक्षण किन बातों के द्वारा किया जा सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का निरीक्षण जो है वो किन बातों के द्वारा किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, देखिए क्या है, गैस का विकास है ना, अगला है रंग का बदलना, इसके बाद कह रहा है तापमान में परिवर्तन, उपयुक्त सभी, यानी ये सब जो है आपका क्या है ना। चलिए अगला जो है क्वेश्चन नंबर देखिए 58, क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन डॉट डॉट जो है बाबू इस रासायनिक प्रतिक्रिया में क्या उत्पाद तैयार होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिलाएंगे तो जो उत्पाद तैयार होगा वो बताना है आपको। तो क्या होगा बाबू, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो बन जाएगा H2O है ना, H2O, यानी H2O किसको बोलते हैं, जल को, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका पानी है ना। अगर आप देखे होंगे जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। इसमें क्या क्या रहता है, हाइड्रोजन भी रहता है आपका है ना, हाइड्रोजन रहता है और आपका देखिए ये ऑक्सीजन भी रहता है। तो दोनों चीज रहता है बाबू, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 59। कहा जाता है जब किसी चमकीली सतह पर प्रकाश पड़ता है तो उसका कुछ भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तन। टकरा करके जो है ना बाबू वापस चला जाता है। जैसे कि प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम लोग कोई वस्तु को देख पाते हैं। अगर कोई वस्तु को हम लाइट से देख रहे हैं तो समझ जाइए यहाँ कि वो प्रकाश उस वस्तु में टकराया और टकराने के बाद हम लोगों के आंखों तक आता है, इसके बाद ही हम लोग कोई वस्तु को देख पाते हैं। तो वहां परावर्तन हो गया, वापस आ जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो है अगला बाबू कहता है प्रकाश की किरण है ना के गमन करती है। देखिए प्रकाश की किरण के गमन करती है, तो बाबू देखिए प्रकाश की किरण गमन करती है, तो बताइए ये नहीं है ना, गमन करती है तो कैसी रेखा में बाबू, प्रकाश की किरण जो गमन करती है वो रेखा आपका कौन सा रेखा, सीधी रेखा में। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहा जा रहा है सामान्य आंख के लिए उसकी समांजन क्षमता कितना होता है। तो सामान्य आंख के लिए बाबू जो समांजन क्षमता होता है आप निकालेंगे तो कितना का आएगा। आप लोग देखिए समांजन क्षमता है ना, आप किसको निकालते हैं, तो अगर आप देखिए यहां से आपको अगर यहाँ क्षमता 25 सेंटीमीटर आपका आना चाहिए है ना, कितना आना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। तो आप इसको बदलिएगा और बदल करके इसको आप लोग खुद से निकाल करके कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर, कि ये आपको 5 दिख रहा है, 4 अडाप्टर दिख रहा है, 3 अडाप्टर और 2 अडाप्टर। इसको आप बदलिएगा। फार्मूला देखिए हम आपके सामने लिख रहे हैं P बराबर 1/F पर है ना, इस पर आप लोग बदल करके F का मान इसमें जिसमें 25 आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर। अब तो आप लोग कर सकते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा बदल करके है ना। चलिए बदलिएगा, वो आपका मीटर में आएगा, मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिएगा, देखिएगा 25 किस में आता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए कहता है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है ना। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है बाबू, तो पुतली के साइज को जो नियंत्रित करता है वो आपका कौन है, परितारिका है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या कह रहा है, तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो तारे के टिमटिमाने की व्याख्या जो है किस सिद्धांत पर आधारित है बाबू, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा अपवर्तन के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, कहा जाता है किस दृष्टि दोष में है ना किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो बताइए रेटिना के आगे, तो रेटिना के आगे कौन सा दोष होने पर बनता है बाबू, जो कि रेटिना पर नहीं पड़ पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 इसमें जो हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष बोलते हैं ना, निकट दृष्टि दोष रेटिना पर नहीं बन पाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, नेत्र की समांजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है।
तो नेत्र की समांजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है बाबू? जरा, है ना, क्या होता है? जरा दृष्टि दोष, है ना, जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए क्या कह रहा है, कहता इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर, है ना, किस परिघटना पर आधारित है? तो बताइए किस परिघटना पर आधारित है इंद्रधनुष का बनना? तो इंद्रधनुष का बनना बाबू प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है किसी, है ना, कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो बताइए किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कण जो होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो बताइए प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाएगा उस जगह पे? ध्यान से देख लीजिए आप, ऑप्शन को देख करके उसको हम लोग बोलते हैं बाबू टिंडल प्रभाव, है ना, टिंडल प्रभाव। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, देखिए R बराबर V/I, है ना। चलिए अगला जो है क्वेश्चन बाबू क्वेश्चन नंबर 69, ये आपका अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा। बाबू अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, है ना। मात्र 69 क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं और वो सारा क्वेश्चन लाए जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था और बार बार पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।